अस्सलाम वालेकुम। ईद की खुसूसी नशरियात बड़ी ईद बड़ी खुशियों में आपको खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट शराज भट्ट और उम्मीद करता हूं कि आपका ईद का दिन जो है वो अच्छा गुजर रहा होगा। इसार और क़ुरबानी की ईद है। क़ुरबानी करते हुए अपने इर्द गिर्द के ज़रूरतमंद लोगों को, हक़दार लोगों को और जो मुस्तहिक़ अफराद हैं उनको ज़रूर याद रखिए, क्योंकि मैं बार बार मेंशन करता हूँ कि ये वो ईद है जिसमें आपने क़ुरबानी करनी है और क़ुरबानी का जो गोश्त है वो आपने तक़सीम करना है। तो उसकी तक़सीम में हमेशा ख़्याल रखें, कभी किसी की ज़िम्मेदारी ना लगाएं कि मेरे तरफ से तुम ये क़ुरबानी कर दो और जो है वो गोश्त भी तक़सीम कर देना। ये ज़िम्मेदारी ख़ुद उठाएं। ये सुन्नत इब्राहिमी उसका हुस्न है, ये सुन्नत इब्राहिमी ख़ुद है, ये उसकी हकीकत है, ये ईद की हकीकत है कि आपने उसको किस तरह से गोश्त को तक़सीम करना है और उन लोगों तक पहुँचाना है जो इसके सही हक़दार हैं। तो आज की इस खुसूसी नशरियात की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ बड़े प्यारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ़ मैं आपको करवा देता हूँ। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं मियाँ ज़ियाउर रहमान साहब। आप सिटी जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और जो हालिया भी जो बाकायदा तौर पर जो तक़सीम हुई थी और आपने उसमें खुद आपको ओहदा मिला है, अभी गुज़िश्ता तकरीबन एक हफ़्ता है पहले जो तंजीम साजी हुई है उसमें आपको बड़ी एक हैवी ज़िम्मेदारी जो है वो आपको दी गई है बतौर जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। और कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र जी। ईद अच्छी गुजरी है माशाल्लाह, आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी जी, बहुत बहुत मुबारक। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। ज़ियाउर रहमान साहब, ईद कैसी गुजरती है इस पर बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ मैं अपने बाकी मेहमानों का भी तारुफ करवा देता हूँ, वही हमारे शो का हिस्सा रहेंगे। काशिफ साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। वंस अगेन काशिफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बड़ी अच्छी आवाज़ है काशिफ साहब की और फैसलाबाद के लिए एक फ़ख्र है, एक प्राउड है कि काशिफ साहब जो है वो बड़ा अच्छा गाते भी हैं और आज भी हमें इस शो में ज़ियाउर रहमान साहब बड़ा अच्छा सुनाएंगे काशिफ साहब। इसके साथ साथ हमारे साथ कौथम कॉलेज से जहांजेब मौजूद हैं, हमारे मास्टर शेफ़ जहांजेब। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? आज आप क्या बनाने जा रहे हैं ये थोड़ा सरप्राइज रखते हैं। ओके ठीक है, सरप्राइज ही रखना चाहिए। सरप्राइज रखते हैं। मैं आपके पास आऊँगा, फिर हम अपने व्यूअर्स को बताएंगे कि आप जो है वो क्या बनाने जा रहे हैं और क्या डिश जो है वो स्पेशल आज तैयार करने जा रहे हैं, क्योंकि मुझे आग जलती हुई दिखाई दे रही, लेकिन मैं खुद भी पूछना नहीं जा रहा और मुझे पता भी नहीं है। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि आज ये क्या बनाने जा रहे हैं, लेकिन जब वहाँ पहुँचूंगा तो फिर उनसे पूछेंगे। और ईद अच्छी गुजर रही है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर रही है, किचन में गुजर रही है। शेफ की ईद जो है वो किचन में गुजरनी चाहिए, बिल्कुल। माशाल्लाह, ठीक है। चले मियाँ ज़ियाउर रहमान साहब की तरफ रुख करते हैं। हमारे बड़े प्यारे मेहमान जनरल सेक्रेटरी हैं मुस्लिम लीग नून के, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ज़िया साहब, कैसी ईद गुजरती है, ख़ास तौर पर ईद कुर्बा और पॉलिटिक्स, ये दोनों जब एक साथ पर आ जाते हैं तो फिर इसमें से कई दफ़ा एक को चूज़ करना पड़ता है कि ईद कुर्बा यानी पर्सनल इसको रखें या इसको ऑफिशियल कर दें, तो क्या करते हैं? देखिए जी, जो ईद कुर्बान है ये सुन्नत इब्राहिमी के नाम से मंसूब है। बिल्कुल। तो इसमें तो सबसे पहले जो किसी भी मुसलमान की जो मसरूफियत है वो तो कुर्बानी होती है। तो सबसे पहले फैमिली के साथ मिलके वो कुर्बानी करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह वो कुर्बानी से फ़ारग हो गए हैं। तो जो पॉलिटिशियन होता है उसकी ईद तो लोगों से मिलते ही गुजर जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। और खुसूसन पार्टी ने जो चंद दिन पहले मुझ पर एतमाद का इजहार किया है, मुझे फैसलाबाद का सिटी जनरल सेक्रेटरी बनाया है, तो वो दोस्तों का तांता बंधा हुआ है, दोस्त मुबारकबादें लेके आ रहे हैं। अच्छा। उनको ईद भी मिल रहे हैं और मुबारकबादें भी वसूल कर रहे हैं। चलें, आपको हम सिटी 41 की जानिब से शराज भट्ट आपके होस्ट और मेरी पूरी टीम की तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जी खैर, ईद की मुबारक भी हो। और जनरल सेक्रेटरी जो आप बने हैं मुस्लिम लीग नून के सिटी में, उसकी भी आपको बहुत मुबारक हो। मैं उम्मीद करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ हूँ कि अल्लाह ताला ने जो आपको ओहदा और ये मनसब दिया है आप इसके साथ जस्टिफिकेशन करें और इसको बेहतर तरीके से निभाएं भी। तो इसके साथ साथ क्या मसरूफियत होती है ईद पे? जिस तरह से आपने अब बताया कि ईद पर जो है मेरे पास डबल मसरूफियत है। एक तरफ तो लोग आ रहे हैं मुबारकबाद देने और दूसरी तरफ जो ईद की मुबारकबाद भी मिल रही है, और तीसरी जानिब जो है वो घर वालों की तरफ से शिकवा भी किया जा रहा है कि हमें टाइम नहीं दे रहे। ये आप ठीक कह रहे हैं। ईद पे तो पहले ही बड़ी ईद पे बहुत ज़्यादा मसरूफियत होती है कुर्बानी की वजह से, लेकिन माशाल्लाह जितना दोस्तों का रश है वो ईद के लिए ईद मिलने के तो आ ही रहे हैं, तो साथ साथ वो मुबारकबादें भी ले रहे हैं। लेकिन मैं सच्ची बात बताऊं, मेरी तो नींद भी पूरी नहीं हो रही। रात भी उनके साथ गुजर रही है और दिन में बच्चों का तो खुसूसन ईद पे फिर शिकवा होता है जी कि पहले भी आपकी मसरूफियत रहती है और ईद पे भी आप मसरूफ़ हैं, लेकिन चूँकि पार्टी ने जिस ओहदे से नवाजा है तो मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ कि मैं पार्टी के उस एतमाद के ऊपर जो पूरा उतरूँ और दोस्तों के साथ मिल के ईद को एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या आगे आपकी क्या मसरूफियत होगी, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? जो आपको ओहदा मिल चुका है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, ज़ाहिर बात है ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने निभानी भी हैं,
तो ये आसान तो नहीं है। तो कुछ आपने ज़ाहिर बात है कुछ सोच रखा होगा कि मैंने इसको इस तरह से प्लान किया है, पार्टी के हक़ में ये बेहतर और ये स्टेप्स मैं उठाऊँगा। तो क्या सोचा होगा आपने आगे नियर फ्यूचर में, मुस्तकबिल करीब में? पहले तो मैं एक छोटी सी बात, एक ईद के हवाले से एक छोटा सा पैगाम देना जी ज़रूर ज़रूर, कि हमारे जितने भी भाई ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मेरी उनसे खुसूसी गुजारिश है कि ईद के इस पुरमसरत मौका पर, खुशियों के इस मौका पर अपने नादार, गरीब और मुफलस भाइयों को बिल्कुल ना भूलें। बिल्कुल उनको अपनी खुशियों में ज़रूर याद रखें और वो आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके कुर्बो जवार में, गली मोहल्ले में वो सब लोग मौजूद हैं। बिल्कुल। दूसरी बात जो आपने पार्टी के हवाले से की है, इंशाल्लाह जी कोशिश ज़रूर करेंगे कि राना सनाउल्लाह साहब ने जो मुझे बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी से नवाजा है, कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का जो पैगाम है, राना सनाउल्लाह साहब उस पैगाम को, उस विजन को लेकर चल रहे हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि मियाँ नवाज़ शरीफ के पैगाम को घर घर तक पहुँचाएँ, गली मोहल्लों में जाएं और पार्टी को यूनियन कौंसिल की लेवल के ऊपर भी फ़ाल करें और गली मोहल्लों में भी फ़ाल करें। और इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले दिनों में माजी से हट के हम बहुत सारी नई चीज़ें करने जा रहे हैं। जो फैसलाबाद के मसाइल हैं उनको भी हम थोड़ा सा पिन पॉइंट करना चाहते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है उनको भी थोड़ा सा आइडिया हो कि लोग किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको किस तरह की मुश्किलात जो हैं वो उनको दरपेश हैं। तो उनको भी हमारा प्लान है कि अपनी पार्टी वर्कर्स के साथ मिलकर उनको भी ज़रा हाईलाइट किया जाए। तो इंशाल्लाह उससे ज़रा डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के भी ज़रा कान खड़े होंगे और लोगों के भी मुश्किलात कम होंगे। यानी बहुत सारे प्लान्स जो हैं उनमें से सबसे मेन प्लान, आपने एक प्लान हमारे से शेयर कर दिया कि फैसलाबाद शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जी जी वो आपका फोकस होगा। जी बिल्कुल होगा। ठीक है, वो टूटी हुई सड़कें और फ्लाईओवर कंप्लीट नहीं हो रहा, तो कभी कुछ हो रहा है तो कभी उसमें डिले हो गया, कभी किसी मंसूबे में डिले हो गया। तो इसके ऊपर जो है खास तौर पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। और मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे, हम्बल रिक्वेस्ट होगी, कश्मीर पुल के मामले को ज़रूर रखिएगा जहन में। गुज़श्ता 3 साल से ये मामला जो है वो डिले होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे शहरी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है इस मंसूबे की वजह से। जो मंसूबा छेड़ तो लिया गया लेकिन अब इसको मुकम्मल करना, उसको पाया तकमील तक पहुँचाना आला हुकाम के लिए जो है वो मेंढक तोलने के मुतरादिफ हो चुका है। लेकिन इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। मैं आई डोंट वांट टू गेट पॉलिटिकल विद यू, अभी आपकी थोड़ी पर्सनल लाइफ के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा किचन में चलता हूँ। मुझे जानना है कि आज हमारे जो शेफ़ जो जाज़िब है ना वो क्या बनाने जा रहे हैं। तो ज़ियाउर रहमान साहब मुझे थोड़ा सा इजाज़त दीजिए कि मैं ज़रा किचन में भी होके आऊँ। किचन में जाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इस वक्त जो मेरा ड्रेस आपको नज़र आ रहा है, वंस अगेन मैं बता देता हूँ, ये डन स्टेवन बाय साहब जीज़ का स्पॉन्सर्ड है। तो अगर आप साहब जीज़ से शॉपिंग करना चाहते हैं तो ज़रूर रुख कीजिए, साहब जीज़ जाइए, डन स्टेवन जाइए। डन स्टेवन की एक और आउटलेट जो कि सितारा मॉल में, सायरा मॉल में बल्कि, जो ओपन होने जा रही है बहुत जल्द, आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो वहाँ का रुख कर सकते हैं। मैं आ गया हूँ अपने शेफ़ जाज़िब के पास। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन जाज़िब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र। आज क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम बना रहे हैं बेसिकली पुलाव भी सबने खाया होगा, कोफ्ते भी सबने खाए होंगे। तो आज हम पुलाव और कोफ्तों का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। आज हम बना रहे हैं नरगिसी पुलाव। नरगिसी पुलाव, उफ क्या नाम ले लिया। नरगिसी पुलाव में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं? अच्छा, नरगिसी पुलाव में नरगिसी कोफ्ते भी शामिल होते हैं? नरगिसी पुलाव में अगर आप कोफ्ते करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन मैं कोफ्ते नहीं डाल रहा, मैं जो है मीट के साथ इसको बनाऊंगा। अच्छा, मीट के साथ बनाएंगे, क्योंकि मीट और गोश्त की ईद है तो गोश्त को ख़ुसूस तौर पर ज़रूर अपने दस्तरखान का हिस्सा बनाते हैं लोग। तो आज गोश्त इस्तेमाल करेंगे नरगिसी पुलाव में। जी, तो ये बनाया कैसे जाता है, लेकिन उससे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स पे बात करेंगे। ठीक है। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से इस्तेमाल होंगे? इंग्रेडिएंट्स बहुत इजी हैं। सबसे पहले हाफ के जी सेला राइस हैं, ये मैंने बॉईल किए थे नमक के साथ। हाफ के जी में 3 टेबलस्पून नमक और 2 लीटर पानी के साथ इसको बॉईल किया था। इतना कि चावल जो है हमारे 90% जो है डन हो चुके हुए हैं। ठीक है, ये मैंने कल किए थे क्योंकि टाइम की कमी की वजह से, तो फ्रिज में रख दिए थे। होटल्स में भी ऐसे ही होता है, चाइनीज़ के फ्राइड राइस और बाकी जो राइस होते हैं वो फ्रिज में रख लिए जाते हैं। अच्छा, व्हाई आर यू यूजिंग, आप सेला चावल को क्यों यूज़ करें? बासमती राइस भी यूज़ हो सकता है, इसकी क्या रीज़न है? अगर आप चाहते हैं कि बिरयानी बाजार जैसी बने, देख की बने, तो सेला ही लेना है आपने। ठीक है, ठीक है। बिरयानी जो आपने अगर चाहते हैं कि नरगिसी पुलाव जो है उसका टेस्ट जो है वो बाजारी टेस्ट आए, तो फिर आप जो है वो सेला चावल इस्तेमाल करें। बसूरत दीगर आपको अगर पसंद हो तो आप बासमती राइस भी यूज़ कर सकते हैं, अगर हैंडल कर सकते हैं तो कर लें। ठीक है। अच्छा जी, राइस हो गए। मीट जो था वो फ्रोजन था, इस वजह से मैंने माइक्रोवेव करने के लिए दिया है कि वो मेल्ट हो जाए तो आ जाता है हमारे पास। उसके बाद हमें घी चाहिए, रेगुलर जो हमारा होता है घी, वो आधा कप है। 1.5 कप दही है। ठीक है,
1 कप प्याज है बिल्कुल चॉप की हुई, ठीक है। और उसके बाद 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक की पेस्ट है। कितनी क्वांटिटी चावल के लिए कितना मीट चाहिए होगा आपको? हाफ के जी मीट। हाफ के जी मीट, ठीक है। ठीक है। उसके बाद 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, 2 से 3 तेज पत्ता कड़ी पत्ता छोटा होता है। उसके बाद 8 से 10 लाल वाली गोल मिर्चें लाल हैं, मिर्च है, ठीक आधा है। कप दूध है, ठीक ठीक है। है। और कुछ मसाले हैं जिनमें नमक होगा, काली मिर्च और गरम मसाला। नमक है, काली मिर्च है और गरम मसाला है। ठीक है। और उसके बाद जब हम इसको दम लगाएंगे तो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, कैमरा आपको दिखा सकता है, अंडे बॉयल हो रहे हैं। अब ये अंडे आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने मतलब बॉयल करना चाह रहे हैं। बेसिकली मैंने ये किया कि हाफ के जी राइस है, 500 ग्राम राइस है, तो मैंने 5 अंडे बॉयल किए हैं। ठीक है। अगर आप 1 किलो कर रहे हैं तो 10 अंडे बॉयल कर लीजिए। ठीक है, ये उसकी क्वांटिटी डबल हो जाएगी। जी, उसकी क्वांटिटी डबल हो जाएगी। ठीक है। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ चूल्हा मैंने ऑन कर लिया था। ठीक है। पतीली गर्म हो चुकी हुई है, तो इसमें मैं घी डालूंगा और साथ में प्याज को फ्राई करूंगा। पतीली कितनी गर्म करनी है, कितनी देर के लिए? ये मैंने जल्दी में कर लिया क्योंकि एसी चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ठंडा हुआ हुआ है सारा, तो पतीली वो मैं देख रहा था काफी देर से। हाँ, जी। ठीक है, ठीक है। पतीला गर्म करने के बाद आपने इसमें घी जो है वो ऐड ऑन कर लेना है, और घी ऐड ऑन करते के साथ ही वो पिघलना शुरू हो गया। उसकी वजह ये है कि जैसे वो बता रहे हैं जहाँ से कि उन्होंने जो है काफ़ी देर पहले चूल्हा जो है वो उसको ऑन कर दिया था। अब घी ऐड ऑन करने के फ़ौरन बाद आपने क्या किया है? घी ऐड ऑन करने के बाद इसके अंदर डालूंगा साबुत गरम मसाला, जिसमें 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, साबुत गरम मसाला ऐड ऑन किया, और ठीक 2 है। हरी इलायचियां हैं। ठीक है। उसके बाद 1 बादियान का फूल है, जो कि मेरी आदत है, मैं उसको क्रश कर लेता हूं ताकि उसका फ्लेवर बहुत अच्छा बादियान का फूल है। है, उसके ठीक है। बाद आधी चाय का चम्मच काली मिर्च के दाने, ठीक है, मतलब 4 से 5 होंगे। उसके बाद 1 अदद बड़ी इलायची है, बड़ी इलायची भी ऐड और ऑन साथ होगी। में 2 से 3 इसके अंदर जो है वो लौंग है। तकरीबन ये मिला के 1 टेबलस्पून गरम मसाला बनता है। 1 टेबलस्पून गरम मसाला है जो है वो मुख्तलिफ उसके इंग्रेडिएंट्स जो है उसमें ऐड ऑन किए हैं, और जो आपने सुने हैं बहुत सारे थे, मुझे याद नहीं है। चले आगे चलते हैं। ओके। उसके बाद आपने इसके अंदर डालने हैं तेज पत्ता ऐड ऑन कर दिया जी। तेज पत्ता डालने के बाद गोल वाली लाल मिर्च, ठीक है। स्पीड और उसके बाद 1 जाज़िब भाई नॉट कमिंग स्लो, वेरी गुड। उसके बाद 1 कप चॉप की हुई प्याज, ठीक है। ठीक है। और इसको मैं इतनी देर फ्राई करूंगा कि प्याज जो है वो थोड़ी सी गोल्डन हो जाए। गोल्डन हो जाए, जैसे कहते हैं प्याज लाल हो गया। जी, ठीक है। लाल नहीं करनी, लेकिन बादामी कलर की जो होती है वो करनी है। लाल हो जाए तो वो ज़्यादा हो जाएगा। जी, ठीक है। चलें, इसके अंदर प्याज आपने ऐड ऑन किया है, और जो लाल मिर्च थी जो साबित थी मेरे ख्याल में, जी, वो ऐड ऑन की है। और उसके बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करना है, तब तक मिक्स करना है जब तक आपके प्याज जो हैं वो थोड़े से गोल्डन टच ना दे दें। चलें, उसके बाद फिर आपने क्या क्या ऐड करना है, जरा मुझे बता दीजिएगा। उसके बाद हमने इसके अंदर लहसुन और अदरक की 2 टेबलस्पून पेस्ट है, ठीक है। दही डालूंगा इसके अंदर, 1.5 कप है। ये जब लहसुन अदरक फ्राई हो जाएगा, उसका कच्चापन खत्म हो जाएगा तब। उसके बाद मसाले, जिसमें 1 चाय का चम्मच नमक है, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, बस। और चावल जो है वो ऑलरेडी सॉल्ट वाले वाटर के अंदर बॉईल किए हुए हैं। लाल मिर्च नहीं आपने? लाल मिर्च इसमें नहीं जाती, ये बिल्कुल वाइट कलर की बिरयानी होती है। ओके ओके, ये वाइटिश कलर देगी, जिस तरह से कुछ सिंधी पुलाव होता है। सिंधी पुलाव होता है, सेम वैसे। सिंधी पुलाव होता है जो वाइट होता है, वाइटिश कलर देता है, तो ये इसकी बिरयानी की लुक भी वैसी होगी। और इसको नरगिसी पुलाव कहते हैं बेसिकली। और नरगिसी पुलाव सीखना है तो आप हमारी ट्रांसमिशन ज़रूर देखिए, हमारी ईद की ख़ास ट्रांसमिशन। मैं वापस चलता हूँ, हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ ज़ियाउर रहमान साहब, बड़े माशाल्लाह एक्टिव पॉलिटिक्स में, सियासत में, और अब तो उनको नया एक मज़ीद ओहदा मिला है, वो जनरल सेक्रेटरी बन गए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। और वो अपनी प्लानिंग्स जो हमारे साथ शेयर कर रहे थे कि वो क्या मिशन रखते हैं, क्या मोटो रखते हैं, किस तरीके से उन्होंने सियासत को, पॉलिटिक्स को आगे लेकर चलना है, अपने कुलीग्स के साथ क्या बिहेवियर रखना है, अपने मोटोज़ के हवाले से बात कर रहे थे। उसमें सबसे पहले उन्होंने फैसलाबाद की बात की और फैसलाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की। यकीन कीजिए बड़े अरसे बाद कोई ऐसा पॉलिटिशियन देख के मुझे बड़ी खुशी हुई है कि जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात की है। हमारे फैसलाबाद के रियल मसाइल वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। एक बारिश होती है, फैसलाबाद का नक्शा बदल जाता है। ऐसा ही है, आप इस पे इत्तेफाक करते हैं ना। तो फैसलाबाद की सड़कों के ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसकी सड़कें, फैसलाबाद शहर को कोई विजिट करता है तो ऐसा लगता है कि इस शहर का कोई वारिस नहीं है गुज़िश्ता कई सालों से। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर हम थोड़ी सी गुफ्तगू करें। तो आपने बताया कि हमारे विजन में शामिल है कि राना सनाउल्लाह साहब ने जो आपको टास्क दिया है, जो आपको विजन दिया है, जो आपको जिम्मेदारियां सौंपी हैं, आप उसको भरपूर तरीके से निभाएंगे। और उसमें सबसे पहला जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। मज़ीद क्या क्या करना चाहेंगे, कुछ हमारे साथ शेयर करें। और क्या क्या प्लान्स आप रखते हैं कि अब जब मेरे पास ये ओहदा आ चुका है, ये मुबारकबाद वाले जो सेशन ख़त्म हो जाए, उसके बाद अब मैंने ये काम जो है वो शुरू करना है प्रैक्टिकली। जी, सबसे पहले तो हम यूथ को एक्टिव करना चाह रहे हैं। ज़बरदस्त। मैं चाह रहा हूँ कि ये सेकंड बात थी मेरे जहन में जो आके आपने खुद ही बोल दी। मैं पूरे फैसलाबाद का विज़िट करूँ, हर यूनियन काउंसिल में जाऊँ, क्योंकि जो काम यूथ कर सकती है
शायद कोई और नहीं कर कोई सकते, पार्टी नहीं कर अहदेदार नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आने वाला कल जो है वो यूथ का है, आने वाला कल जो यूथ का है तो वो यूथ ही उसको बेहतर बना सकती है। मैं इंशाल्लाह यूथ को अपने साथ लेके चलूँगा। शहर फैसलाबाद के अंदर माजी में आपने देखा होगा जितने तरक्याती काम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में हुए, वो तब से उसको एक स्टॉप लग गया है। अल्लाह ताला दोबारा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को लेके आए, तरक्की का सफ़र जिस जगह पे रुका था इंशाल्लाह वहीं से उसको दोबारा लेके चलेंगे और दोबारा से फैसलाबाद जगमगाता आपको नज़र आएगा फैसलाबाद जगमगाता नजर आएगा इंशाल्लाह। ये हम आपका वादा है, प्रॉमिस है। सर सब्जो शादाब भी ले नज़र जी, ये आएगा। प्रॉमिस हो गया है, और ये ऑनर प्रॉमिस किया है इन्होंने कि जी मियां साहब चलें। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला आपके इस काम में आसानियाँ अता फरमाए आपको, और आपका जो मिशन फैसलाबाद को बेहतर बनाने का है और यूथ को साथ में इंगेज करने का है, वो जो है वो मैं उम्मीद करता हूँ कि कामयाब हो। तो अब चले थोड़ी सी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं। सियासत में आना एक्सीडेंटल था या खुद आना चाहते थे? बस इसको आप मैं बाई बर्थ मुस्लिम लीगी हूँ। हाँ। मैं बाई बर्थ मुस्लिम लीगी हूँ। ठीक है। तो मेरे अच्छा। वालिद साहब भी बड़े मुस्लिम लीग के बड़े दरीना कारकुन थे। तो बस उन्हीं की मोहब्बत की मुस्लिम लीग से जो उनका उन्स था उसकी वजह से थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी स्टार्ट की। फिर उसके बाद ये कब स्टार्ट की थी, कौन सी एज में? मैं तो खैर 2003 से कर रहा हूँ। 2003 से? जी बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब 2003 में ऐसा कौन सा पहली एक्टिविटी थी जो आपने जिसका आप हिस्सा बने थे? 2004 में बल्दियाती इलेक्शन होने वाला था, फिर वो 2005 में हुआ, उसकी वजह से थोड़ा सा एक्टिव हुए थे और उसके बाद उस दिन से लेके आज तक अब सियासत में ही है। हाँ, सियासत ठीक है। में मियां ज़ियाउर रहमान साहब की कोई एक ऐसी ईद जो कि उनकी याददाश्त का हिस्सा बन गई हो, ईद कुर्बान के हवाले से, उस पर बात करेंगे। एक छोटा सा लेकिन वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त काशिफ भाई, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। ये रोमांटिक ट्रैक था और उसको आपने बड़े अच्छे तरीके से निभाया भी है। बड़ा सॉफ्ट आपने वोकल रखा है, क्योंकि जो पहले भी आपके गाने सुने हैं उसमें काफ़ी हार्ड वोकल रखना पड़ता है। गाने की और लिरिक्स की रिक्वायरमेंट होती है कि, और म्यूज़िक की रिक्वायरमेंट होती है कि किस तरीके से आप अपनी वॉइस को जो है वो वर्सटाइल बनाते हैं। तो ये काशिफ साहब जो है इसमें एक्सपीरियंस ये बेसिकली हर गाने का अपना एक टेस्ट होता है, जिस तरह की कंपोजिशन करते हैं उस तरह का वो गाया जाता है। तो अब जब हम एक भंगड़ा करते हैं तो उसमें हमारा वोकल कई लोग होते हैं ना जिनकी आवाज़ एक जैसी है, वो एक जैसी, भंगड़ा हर बना तरह लें, का वो एक वो जैसा गाते सॉफ्ट गा लें, उनकी आवाज़ का टेक्सचर और वोकल का जो क्वालिटी है वो चेंज नहीं होती। क्योंकि रियाज से आता है। आप जब मेहनत करते हैं ना, आपका एक टाइम गुजरा होता है इन चीज़ों में, तो आपको फिर पता चलता है कि कौन सा गाना हमने किस तरह गाना है वो। लेकिन आप इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि आपका रियाज बहुत ज़्यादा है। करते हैं हम, चले, basically हम करते गुड गुड, ज़बरदस्त, नज़र भी आ रहा है वो, नज़र भी आ रहा है माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त ट्रैक था। गुफ्तगू कर रहे थे हम, मियां ज़ियाउर रहमान साहब मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं, पॉलिटिक्स पे बात हो रही थी और उसके बाद हम बात कर रहे थे कि सियासत में कैसे आए, एक्सीडेंटली आए या फिर अपने शौक़ से आए। फिर आपने बताया कि मैं शौक़ से आया, 2003-04 से जो है उन्होंने स्टार्ट किया। तो कोई एक ऐसी ईद हमारे साथ शेयर करें जो कि आपके हाफजे का हिस्सा बन गई हो और आपने कहा हो कि यार ये ईद जो है ना कभी मैं भुला नहीं सकता। और कभी कभी होता है ना, मेरे अभी जहन में भी एक ईद है बचपन की जो मेरे जहन का हिस्सा बन गई, वो मैं कभी भूल नहीं सकता। और उसमें कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जो दोस्त याद मिल जाते हैं, फैमिलीज इकट्ठी हो जाती हैं। कोई एक ऐसी ईद, कोई एक ऐसा वाक़या हमारे साथ शेयर कीजिए। जी, मैं 2010-11 की बात है कि जिस वक्त हम कुर्बानी से फ़ारग हुए ना, तो मेरे वालिद साहब के एक दोस्त जो हैं वो मेरे वालिद साहब के पास तशरीफ़ लाए कि फ़लाँ मोहल्ले में बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी नहीं की, आपने जो गोश्त तकसीम करना है ना तो आप फ़लाँ मोहल्ले में जाकर तकसीम करें। ये 2010-11 की बात है। अच्छा। अल्लाह ताला मेरे वालिद साहब की मग़फ़िरत करे। मैं और मेरे वालिद साहब गाड़ी पे वहाँ गए, हमने जितना गोश्त उस ईद पे जितने जानवर हमने किए थे, हमने वो सारा गोश्त वहाँ जाके तकसीम किया। 2010-11 से लेके आज के दिन तक अल्लाह ताला की जितनी भी तौफ़ीक होती है, जितना भी हम करते हैं ना, हमें तब तक राहत महसूस नहीं होती, तस्कीन नहीं मिलती, या हम समझते हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी अदा नहीं हुई जब तक हम उन इलाकों में जाके अपने हाथों से वो गोश्त तकसीम ना कर दें। ये अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल हो गए इस रूटीन को। ये मेरे वालिद साहब ने एक सिलसिला बनाया था, उनके बाद भी ये चल रहा है। तो इस ईद पे भी वो सिलसिला वैसे ही जारी रहा कि जैसे ही हम कुर्बानी से फ़ारग हो गए हैं, वो गोश्त हम ले कर उन्हीं इलाकों में गए हैं और सारा दिन लग जाता है जी वहाँ।
और जो राहत आपको उन हकदार लोगों तक गोश्त पहुंचा के ये मिलती है ना, ये अल्लाह की ज़ात जानती है या वो इंसान खुद जानता है जो खुद तकसीम कर रहा हो। जी बिल्कुल। देखिए, अब हम एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पर आपको पता होगा पॉलिटिक्स में भी वक्त नहीं होता हमारे पास, वक्त बड़ा कम है हमारे पास। तो उस वक्त को हम यूटिलाइज़ किस तरह से करते हैं? हम कुर्बानी का जानवर खुद ख़रीदते हैं अपने पैसों से जी बिल्कुल, और अपनी पसंद का ख़रीदते हैं और बड़ा तगड़ा ख़रीदते हैं। उसके बाद ज़िम्मेदारी लगा देते हैं कसाई की, सुबह 7 बजे पहुँच जाना, मैं नमाज़ पढ़ के सो जाऊँगा क्योंकि मैं पूरी रात का जागा हूँ और कुर्बानी तुमने करनी है। और अपने भतीजे भांजों की जिम्मेदारी लगा दें या घर में किसी बेटे की जिम्मेदारी लगा दें कि बेटा तुमने सारा कुछ संभालना है, गोश्त तकसीम करना, या वो भी किसी नौकर चाकर के हवाले कर देते हैं कि तुमने फ़लाँ के घर दे के आना, फ़लाँ के घर दे के आना, फ़लाँ के घर देना, और ये बाकी जो सारा तकसीम कर देना। और हम सोए में, हम उठ रहे हैं 12 बजे, खाना तैयार है। ये तो फिर एक ईद की है, वो उस तरह से आपने ईद को गुजारा नहीं जिस तरह से सुन्नत इब्राहिमी रिकॉर्ड कर रही है, कि जिस तरह से वो उसको तलब किया जा रहा है कि ईद को किस तरह से गुजारना चाहिए। हकीकी ईद ये है कि आपने सिर्फ ये नहीं कि आपने जानवर खरीद लिया, नमाज़ पढ़ ली, उसके बाद आप सो जाएं, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपने सोशल सर्कल में लोगों को मिलना है, खास तौर पे पॉलिटिशियंस की जिम्मेदारी तो डबल हो गई ना। जी बिल्कुल। आपने तो ईद पढ़नी है और उसके बाद से आपने घर में ईद मिलनी है, उसके बाद आपका फिर आना जाना शुरू है लोगों से, जिस तरह से आपने बताया कि मिलना जुलना शुरू हो गया। अभी भी आप कुर्बानी करके आ रहे हैं, कई लोगों को मिल के आ रहे हैं और आपने सिटी 41 के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। अभी भी कुछ लोग आपका वेट कर रहे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे आप आएँ तो आप वो लोग आपको मिलें, कुछ सियासी मामला डिस्कस करें, आपके साथ डिस्कशन करें। ज़ाहिर बात है जब इंसान को एक ओहदा मिलता है, कोई एडिशनल ओहदा मिलता है, तो फिर लोगों की तवक्कुआत भी उनसे बढ़ जाती हैं। जी बिल्कुल। तो आप समझते हैं कि आप उनकी तवक्कुआत के ऊपर पूरा उतर सकेंगे या उतरने की कोशिश करेंगे? मैं इस पर भी बात करना चाह रहा हूँ कि ज़ाहिर बात है अब आपको भी इस चीज़ का पता होगा कि लोगों की तवक्कुआत अब आपसे बढ़ गई हैं। जी बिल्कुल। अब वो तवक्कुआत नहीं रही जो आज से 8-10 दिन पहले थी। अब आपके पास एक एडिशनल ओहदा आ गया जनरल सेक्रेटरी का, मुस्लिम नून का, और ये बहुत बड़ा ओहदा है माशाल्लाह। तो आप समझते हैं कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर आप पूरा उतरेंगे? जी, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा ईमानदारी के साथ मैं लोगों की तवक्कुआत के ऊपर पूरा उतरूँ। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि वर्कर का जो पैगाम है, जिस तरह कायद का पैगाम वर्कर तक पहुँचाना है, तो वर्कर की भी अपने पार्टी लीडर से रिक्वायरमेंट्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं। तो उनके जो पैगाम हैं या उनके दरमियान और पार्टी लीडरशिप के दरमियान ब्रिज का किरदार अदा करना है कि इस वक्त पब्लिक क्या चाह रही है, वोटर क्या चाह रहा है। तो इंशाल्लाह जो लोगों के मसाइल हैं उसको बेहतरीन तरीके से उजागर करेंगे, उन लोगों को साथ लेके भी कायदीन के पास भी पहुंचेंगे और कोशिश करेंगे कि जो अरसा दराज से लोग महरूमियाँ जो उनकी हैं, उनके अब का कोई इजाला हो सके। इंशाल्लाह उसमें बेहतरीन काम करें। चलो, इसमें मैं उम्मीद करता हूँ और एक दफ़ा फिर दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करे। आपके जैसे लीडर की ज़रूरत है हमारे माशरे को, हमारे शहर को, हमारे मुल्क पाकिस्तान को, जो कि खुद समझता है कि मैं वोटर और कायदीन के दरमियान एक ब्रिज हूँ। आपने अपनी बात में बात की और वो आपने कहा तो नहीं, लेकिन मैं समझ गया कि आपने कहा कि मैं एक ब्रिज की मानंद हूँ कि जो कायद का पैगाम वोटर तक पहुँचाता है और वोटर का पैगाम भी मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं कायद तक पहुँचाऊँ। इट्स दी अदर वे अराउंड। तो माशाल्लाह इस चीज़ को मैं बड़ा इंस्पायर हुआ हूँ आपकी इस गुफ्तगू से। गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह से जारी रखेंगे। मेरे साथ मियाँ ज़ियाउर रहमान भी तशरीफ़ रखते हैं, काशिफ साहब हैं, जाज़िब हैं, किचन में भी जाएंगे, लेकिन एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। ट्रांसमिशन देखते रहिए और हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ईद की खसूसी नशरियात, बड़ी ईद और बड़ी खुशियाँ, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ जाज़िब भाई मौजूद हैं और बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये जो ग्रेवी आपने तैयार की है, मेरा दिल कर रहा है यहाँ पर मेरे साथ नान हो और मैं ये ग्रेवी ऐसे ही खा लूँ, ये नरगिसी पुलाव बनने से पहले अगर आप इसको खाना चाह रहे हैं तो फिर मैं इसको एक नाम दे सकता हूँ। अच्छा, और वो नाम दूंगा नरगिसी कोरमा। नरगिसी कोरमा बन गया, ठीक है। अच्छा, इसको इस तरह से भी सर्व किया जा सकता कर सकते हैं। और सिर्फ ये कि बॉयल एग्स जो है वो डालें और फिर उसके बाद आप इसको हरा धनिया, हरी मिर्च के साथ गार्निशिंग करके, और ये इसी तरह वाइट ही रहेगा इसमें? जी, वाइट ही रहेगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या प्रोसीजर होगा? लेकिन इससे पहले आपने क्या किया वो भी थोड़ा सा बता दीजिए। मैं आपको बता देता हूँ। जब आप मुझे पहले ज्वाइन किया था तब मैंने इसको जो है प्याज जो है वो मैंने ब्राउन किया। जब प्याज हमारा ब्राउन हो गया तो मैंने इसके अंदर लहसुन और अदरक की पेस्ट डाली थी, उसको अच्छी तरह से मैंने फ्राई किया। जब वो फ्राई हो गया फिर उसमें नमक, काली मिर्च और गरम मसाला डाला। उसके बाद उसको भूनने के बाद फिर मैंने इसमें जो फ्रोज़न मीट था, मतलब मैंने बॉयल करके फ्रीज किया हुआ था, वो डाला और उसको अच्छी तरह से भूना। बाद में इसमें डाली है 2 अदद हरी मिर्चें काट
काट के और 2 अदद ही साबुत डाली हैं, ठीक है। अब ये मसाला हमारा तैयार हो चुका है, ग्रेवी इतनी ही रहनी चाहिए। अब सबसे पहले मैं ये करूँगा 5 एग्स बॉयल किए हुए वो डाल दूंगा, 5 अंडे ठीक है? उसकी क्वांटिटी के मुताबिक जी। बेसिकली ये 5 पर्सन की सर्विंग है, हाँ, तो ठीक। 1 पर्सन 1 एग जो पर है egg, ठीक वो है। होगा। उसके बाद ये हाफ के जी बॉयल्ड राइस जो है ये मैं डालूंगा इसके, ठीक है, इसके ऊपर। राइस, हाफ के जी बॉइल्ड राइस फॉर 5 पीपल, 5 लोगों के लिए, ठीक है। 5 लोगों के लिए अगर आप डिश तैयार कर रहे हैं, हाफ के जी आपको राइस चाहिए, उसके साथ साथ आपको आधा किलो जो मीट है जी, आधा किलो मीट चाहिए, और इसके साथ साथ 5 अंडे, क्योंकि आपने 5 लोगों की सर्विंग जो है वो तैयार करनी है। तो ये अब उसके ऊपर उन्होंने कोटिंग कर दी है, जो कोरमा सा बनाया था जिसको मेरा दिल कर रहा था मैं नान के साथ खा लूँ, उसके ऊपर इन्होंने पहले एग्स ऐड किए हैं, उसके बाद चावल ऐड किए हैं और उसको एक लेयर दे दी है। जी, लेयर देने के बाद इसको दम पे जी। रखना है। अब इसको मैं दम पे रख रहा हूँ, तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद हम इसको ऐसे ही ट्रे के अंदर, मतलब 1 स्पून निकालेंगे, कहीं पे सफ़ेद चावल होंगे, कहीं पर हमारा जो गोश्त होगा, बेसिकली ये गोश्त जो है ये मटन का है, ठीक है, और कहीं पे अंडे होंगे। अगर आप कट करके रखना चाह रहे हैं तो अंडे हम इसको कट करके भी इसके ऊपर रख सकते हैं। अच्छा अच्छा, अंडे आप उसको गार्निशिंग के तौर पे भी यूज करते जी, हैं? garnishing अच्छा, के तौर वैसे पे भी इसके use आप कर इसको आप मिक्स नहीं करेंगे जैसे इसको बिरयानी मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि मिक्स ठीक है, करेंगे तो ये पुलाव बन जाएगा हमारा। ठीक है। नरगिसी पुलाव अगर आप तैयार कर रहे हैं तो जिस तरह इसने चावलों की कोटिंग की है, चावलों को इसी तरीके से रहने देना और इसी तरीके से सर्व करना है। जी, ऐसे ही ठीक सर्व है, करना चले है इसको। सर्व कीजिएगा आप। मैं चलता हूँ दोबारा अपने गेस्ट के पास। हमारे साथ ज़ियाउर रहमान साहब मौजूद हैं। मियाँ ज़ियाउर रहमान से गुफ्तगू चल रही थी पॉलिटिक्स के हवाले से, ईद के हवाले से, ईद कैसे गुजारनी चाहिए, ईद कैसे गुजार रहे हैं, कुर्बानी कर ली, गोश्त तकसीम कर दिया, इसके हवाले से बात चल रही थी। तो ज़ियाउर रहमान साहब, आजकल हमारी सोसाइटी में हमने देखा है कि जो लोग हैं, आपने कहा कि गोश्त तकसीम आप खुद जाके करते हैं, ये फरीज़ा भी आप खुद सर अंजाम देते हैं। आप अगर कुर्बानी का जानवर ख़रीद लेते हैं, लोग ये समझते हैं कि मैं अपनी कमाई में से कुर्बानी का जानवर ख़रीद रहा हूँ, तकसीम उसको कोई भी कर दे, ये कोई मैटर नहीं करता। हालांकि ये आपने बताया कि ये मैटर करता है, ये फ़र्ज़ भी आप खुद निभाते हैं और आपके वालिद साहब ने ये सिलसिला जो है वो शुरू किया। तो ये एक बड़ा खूबसूरत सिलसिला है और इसको आप जब तक खुद अपने हाथों से नहीं निभाते तब तक मेरे ख्याल में कुर्बानी का हकीकी तौर पर मतलब भी पूरा नहीं होता। मैं चाह रहा हूँ इस पर आप पॉलिटिशियंस को, हमारे लोगों को, हमारे शहरियों को, हमारे व्यूअर्स को जो देख रहे हैं ट्रांसमिशन, उनको ये पैगाम दें कि ये भी फरीज़ा खुद निभाना चाहिए, गोश्त तकसीम करने का, गोश्त बांटने का। हमारी ज़्यादातर सोसाइटी में लोग जो है वो गोश्त तकसीम नहीं करते, वो खुद नहीं करते। जिस तरह से आपने बताया ये बड़ा रेयर केस है जो आप खुद जाके करते हैं। तो इस पर मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी आप लोगों की मोटिवेशन कर दीजिएगा, बीइंग अ पॉलिटिशियन। देखिए जी, जो सुन्नत इब्राहिमी का जो फ़लसफ़ा है ना, ये कुर्बानी एक फ़लसफ़ा है, उसको समझने की ज़रूरत है। जिस तरह आप कुर्बानी का जानवर ख़रीदने के लिए किसी और की ज़िम्मेदारी नहीं लगाते, जब तक आप उसको खुद देख ना लें, खुद पसंद ना कर लें, आप समझते हैं कि हक़ अदा नहीं होता। ये बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक तो तमाम दोस्त अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करते हैं, लेकिन जो इससे अगली बात है वो मैं समझता हूँ कि शायद इससे भी बड़ी ज़िम्मेदारी है कि अहल लोगों तक उसको पहुँचना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब जब आप कुछ सालों से ये एक रूटीन बन गई है कि आप नमाज़ पढ़ते हैं और सो जाते हैं और पीछे कसाई जाने या आपके मुलाजम जाने, तो मैं समझता हूँ कि ये आपका हक़ अदा नहीं होता। आप एक बार इसको करके देखें, जो राहत आपको इस काम में मिलेगी ना, इंशाल्लाह आप समझेंगे कि कुर्बानी का हक़ अब अदा हुआ है। गोश्त तकसीम खुद करें और उन इलाकों में जाके करें जहाँ पे लोगों ने कुर्बानियाँ नहीं की। मैं अपने किसी अजीज़ो कारब को भेज दूँ या मैं उन अपने दोस्त अहबाब को भेज दूँ जिन्होंने कुर्बानियाँ की हुई हैं, वो मेरा ताल्लुक़ तो उनसे बेहतर होगा, लेकिन शायद वो जो जिस पर्पज़ से हम ये कर रहे हैं ना, वो पर्पज़ ना पूरा हो सके। तो उस पर्पज़ को कंप्लीट करने के लिए हमें उन इलाकों का इंतखाब करना चाहिए जहाँ पर ये लोग महरूमियों का शिकार हैं, जिन लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो अच्छा, हमने कई दफ़ा देखा है कि जी साल में एक दफ़ा तो कुर्बानी करनी होती है, अपने हिस्से में ज़रा अच्छा वाला गोश्त निकालें। वो फिर वो जो सबसे बेहतरीन जो पोर्शन होता है ना गोश्त का, यानी जिसमें चांपे आ गई, जिसमें वो पुट का गोश्त आ गया, ये तमाम चीज़ें हम अपने लिए मुख्तस कर लेते हैं, कीमे के लिए अलग कर लें सेपरेट। ये चीज़ें मेरे ख्याल में ये कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। जो पीछे वो चर्बी वगैरह, जो पीछे वो गोश्त रह गया, अच्छा ये बकाया दे दो, ये रिश्तेदारों में दे दो, ये हमसायों में दे दो, ये गरीब गुरबा में बांट दो। अपने लिए बारबेक्यू के लिए आप वो ज़बरदस्त किस्म की बोटी बनवाते हैं कसाई से, ये बनवा दो मुझे। मेरे ख्याल में अपना हिस्सा तो हमें इस्लाम ने इजाज़त दी है, लेकिन ये तीनों हिस्सों को इक्वल रखना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे? आज के लोग जो हैं वो इक्वल नहीं रखते हैं, अपने लिए बेहतरीन गोश्त निकलवाते हैं, हमसायों के लिए और रिश्तेदारों के लिए एवरेज होता है, जो दोस्तों में तकसीम करना होता है। फिर उसके बाद जो गरीब गुरबा में होता है वो तो ऐसा होता है कि बस वो तकरीबन वो जो बिल्कुल बचा कुचा होता है ना, वो होता है। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर भी लोगों की तरबियत की ज़रूरत है कि ये कुर्बानी का हिस्सा है,
अगर कुर्बानी की ईद है तो इसका मतलब ही कुर्बानी है। आपको जो हिस्सा पसंद है वो आपने कुर्बान करना है लोगों की राह में। बिलाशुबा आप साल बाद कुर्बानी कर रहे हैं और आप सोच रहे होते हैं कि साल बाद जो है वो हमें अच्छा गोश्त खाने को मिला बगैर पानी के, ठीक है, तो वो लेकिन इसमें आपने ये इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है कि जो भी आप तकसीम कर रहे हैं उसमें इक्वल शेयर हो तीनों का। ये बात बहुत ज़रूरी है। इस पर मैं चाहूँगा कि लोगों की आप थोड़ा मोटिवेट करें लोगों को, क्योंकि आपने बताया कि आप अपने फादर की लेगेसी को लेकर आगे चल रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है एक पैगाम लोगों तक पहुँचाना। मैं चाहूँगा इस पर भी थोड़ा डिस्कशन करिएगा। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये दोस्तों की तरफ से ये एक कमी रह जाती है। होना तो ये चाहिए कि जो आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि वो चीज़ कुर्बान करनी चाहिए जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, और कुर्बानी होती भी उसी की है। जो चीज़ आपको पसंद ही नहीं है उसकी कुर्बानी आप किसी को दे भी दें तो वो शायद वो कुर्बानी के ज़ुमरे में नहीं आता। मैं इसके ऊपर कोई कह लें कि मजहबी जो शरई राय है वो तो कोई आलम साहब ही दे सकते हैं, लेकिन जिस बंदे को अल्लाह ताला की ज़ात ने कुर्बानी की तौफीक दी है वो बंदा इस काबिल है कि वो ईद कुर्बान से हट के भी वो अपने इन ख्वाहिशात को पूरा कर सकता है, वो इन चीज़ों को खा पी सकता है। अगर अल्लाह ताला ने आपको ये तौफीक दी है तो आप अपने उस फरीज़े को एहसन तरीके से सर अंजाम दें। जितना भी गोश्त होता है, मैं तो मेरी जो रूटीन है वो मेरे वालिद साहब की बनाई हुई है। हम घर में कोई चीज़ नहीं रखते। देखें जी, ये वसाइल, ये सारी चीज़ें, ये अल्लाह ताला की ज़ात की रहमत है। तो ये ईद के बाद भी अल्लाह ताला की रहमत से हमें मुयसर हैं। तो ईद के ऊपर जितना हम गोश्त होता है ये हम सारा तकसीम कर देते हैं गुरबा में। तो मैं तमाम दोस्तों से भी यही तलकीन करना चाहूँगा, आप एक बार ऐसा करके देखें। आपको मज़ा ना आए तो बात हुई, रब भी राज़ी होगा, आपका मन भी राज़ी होगा। अब करके तो देखें। और उसने तो वादा किया वो आपको उससे मल्टीप्लाई करके 7 गुना ज़्यादा दे देगा, तो आपके पास 70 गुना, हाँ 70 गुना ज़्यादा मिल जाएगा। तो आपके लिए तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है जो कि ज़ियाउर रहमान साहब की जानिब से दिया जा रहा है। ज़ियाउर रहमान साहब, आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत अच्छा लगा, यकीन कीजिए मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ गुफ्तगू करने का, आपके साथ नशिस्त बनाने का, क्योंकि ऐसे पॉलिटिशियंस की हमें ज़रूरत है जो कि अपनी ज़ात से निकल कर बाहर सोचते हैं। बातें तो बहुत लोग करते हैं लेकिन उसके ऊपर अमली तौर पर जो लोग करते हैं उनका नज़र भी आता है। अब आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी अगर पार्टी ने दी है तो कुछ सोच के दी है। ये मैं कहता हूँ कि ये कुछ सोच के ही ये जिम्मेदारी मिली है। तो अल्लाह ताला से एक दफ़ा फिर दुआ कि अल्लाह ताला आपको इस बात की तौफीक अता फरमाए कि आप इस जिम्मेदारी को अहसन तरीके से निभाएं। आपको एक मरतबा फिर ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन एक वक्फे से पहले मैं बता दूँ कि हमारे नरगिसी पुलाव जो है वो ज़्यादा तैयार हो चुका है, बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा है। देखें जी, बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन वक्फे पे जाने से पहले हमारे साथ काशिफ मौजूद है, काशिफ से कुछ सुनेंगे। काशिफ, क्या सुनाएंगे?